वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ के बारे में। तो जी हाँ, जैसे कि कोविड की वजह से आप सभी को पता है, यूनिवर्सिटीज़ ने एमसीक्यूज़ बेस्ड एग्ज़ाम्स लेने का डिसीज़न लिया है। तो हम आज इसी चैप्टर के कंटेक्स्ट में कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड आपने उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ एक शीट रेडी की है एमसीक्यूज़ को लेकर, जहाँ ट्रू फॉल्स है, फिर देन उसके बाद आप लोगों को एमसीक्यूज़ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स भी कुछ यहाँ पर मैंने आगे दे रखे हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं पहले ट्रू एंड फॉल्स से। तो अगर हम बात करें ट्रू एंड फॉल्स की, तो आपको आंसर देना है। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा और उसका मैं आपको रीजनिंग भी बताऊंगा कि भाई क्यों ये ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या कहता है पहला क्वेश्चन, टू और मोर कंपनीज कंबाइनिंग टू फॉर्म अ न्यू कंपनी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, कि जहां दो या उससे ज़्यादा कंपनीज कंबाइन होती है और एक नई कंपनी क्रिएट करती है उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो बोलिए आंसर ट्रू है या फॉल्स। तो आंसर है फॉल्स। क्यों? बिकॉज जहां दो या उससे ज़्यादा कंपनी कंबाइन होती है और एक नई कंपनी फॉर्म करती है उसे एब्जॉर्प्शन नहीं, उसे अमलगमेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? अमलगमेशन कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, फिर आपके पास क्वेश्चन है, इन कंप्यूटिंग परचेज कंसिडरेशन बाय नेट असेट्स मेथड ऑल असेट्स इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स शुड बी कंसिडर्ड। तो बताइए आंसर ट्रू है या फॉल्स है। तो आंसर फॉल्स है। क्यों? बिकॉज जब भी हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं नेट असेट्स मेथड से, तो हम इंक्लूड नहीं करते। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? एक्सक्लूडिंग होना चाहिए था फिक्टिशियस एसेट्स, बिकॉज हम फिक्टिशियस एसेट्स को एक्सक्लूड कर देते हैं नेट असेट्स के कैलकुलेशन के लिए या परचेज कंसिडरेशन के कैलकुलेशन के लिए। तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अंडर external reconstruction there is one liquidation and one formation। जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है वहाँ एक कंपनी का लिक्विडेशन और एक कंपनी का फॉर्मेशन होता है, ऐसा ये कह रहा है। तो जी हाँ, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में ऐसा ही होता है। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए समझा सकता हूँ कि एब्जॉर्प्शन वाले एग्जाम्पल से। एब्जॉर्प्शन में भी क्या होता है कि एक कोई तो भी कंपनी है जो क्या होगी, लिक्विड हो जाएगी, वाइंड अप हो जाएगी, और एक नई कंपनी है जो उसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। मतलब यहाँ पर एक नई कंपनी फॉर्म हो जाती है और पुरानी कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। तो इसे हम एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो जो स्टेटमेंट कह रहा है बिल्कुल सही है। तो दिस आंसर इज ट्रू। अगर हम बात करें आगे फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है आपको, इन अमलगमेशन ऑफ कंपनीज देयर आर टू और मोर लिक्विडेशन एंड वन फॉर्मेशन। क्या बोल रहा है कि जो अमलगमेशन है वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंपनी का क्या हो सकता है, लिक्विडेशन। मतलब टू और मोर कंपनीज आर वेंडर कंपनी, ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि दो या उससे ज़्यादा कंपनी कौन सी कंपनी हो सकती है, वेंडर कंपनी, अमलगमेटिंग कंपनी, जो अपना बिजनेस क्या कर रही है, वो लिक्विड कर रही है, बंद कर रही है, एंड उसको सबको मिलकर एक न्यू कंपनी फॉर्म्ड कर रही है। तो जी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहा है। आंसर होना चाहिए आपका ट्रू। अगर आगे बात करें पांचवें क्वेश्चन की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 AS 14 नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अमलगमेट एंड एब्जॉर्प्शन। सही बात है, AS 14 ने कहीं पर भी दोनों को अलग अलग नहीं किया है। अगेन दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। AS 14 में कहीं पर भी दोनों को अलग अलग कंसिडर्ड नहीं किया गया है। अमलगमेशन इंक्लूड एब्जॉर्प्शन ऐसा वहाँ लिखा गया है या वहाँ पर मेंशन किया गया है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एब्जॉर्प्शन इज सेड टू टेक प्लेस व्हेन एन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर वन और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी। जी हाँ,
अगेन दिस आंसर इज ट्रू। क्यों? बिकॉज एब्जॉर्प्शन का मतलब ही होता है कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर कर लेती है और अपने नाम से बिजनेस कंटिन्यू करती है। जैसे ए एक एग्जिस्टिंग कंपनी थी, बी भी एग्जिस्टिंग कंपनी थी। ए कंपनी ने बी कंपनी को एक्वायर्ड कर लिया, टेक ओवर कर लिया और आगे अब ये बिजनेस ए के नाम से कंटिन्यू चलेगा। मतलब ए ने किसको एब्जॉर्ब कर चुका है? बी को एब्जॉर्ब कर चुका है। तो इस कंसेप्ट को ही हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो ये आपका 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ट्रू। देन अगर हम आगे बात करें 7 नंबर के क्वेश्चन की, तो 7 नंबर का क्वेश्चन कहता है ऑन अमलगमेशन पेमेंट टू क्रेडिटर डू नॉट फॉर्म परचेस पार्ट ऑफ द परचेस कंसिडरेशन। मतलब अमलगमेशन में जब हम पेमेंट करते हैं किसको? क्रेडिटर को, तो वो परचेस कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता, ऐसा कह रहा है। तो जी बिल्कुल वो पार्ट नहीं होता परचेस कंसिडरेशन का। अगर हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया है तो हमने एक लाइबिलिटी का पेमेंट किया है, वो परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट नहीं है। परचेस कंसिडरेशन मतलब आप शेयर होल्डर्स के लिए जो पेमेंट्स दे रहे हैं उसे हम कहेंगे परचेस कंसिडरेशन। तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। आगे बात करें अगर हम 8वें क्वेश्चन को लेकर, तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन इज मोर और लेस सेम एज दैट ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। एग्जैक्टली दिस आंसर इज ट्रू। जो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है उसका मतलब ही आप बोल सकते हो अमलगमेशन है, वो भी कौन से नेचर का? परचेस। तो भाई अमलगमेशन दो तरीके से होते हैं, एक होता है नेचर ऑफ मर्जर और एक होता है नेचर ऑफ परचेस। तो नेचर ऑफ मर्जर के लिए आपको 5 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ती है और नेचर ऑफ परचेस के लिए ये कोई भी इसमें से अगर इस 5 में से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो उसे हम नेचर ऑफ परचेस कहेंगे। इसके ऊपर डिटेलिंग वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो आप अमलगमेशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस को देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। उसके बाद अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अंडर नेट असेट्स मेथड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स शुड नॉट फॉर्म ऑफ part of the liabilities. Exactly, again this statement is absolutely true. Why? Because जो accumulated profits होते हैं इसे हम internal liability consider करते हैं। मतलब ये ऐसी liability है जिसका पेमेंट किसे होने वाला है? इक्विटी शेयर होल्डर को होने वाला है, और जो पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर को होने वाला है उसे हम पार्ट ऑफ द लाइबिलिटीज मतलब आउटसाइड लाइबिलिटीज कंसिडर नहीं करते। इसलिए ये आपका 9th स्टेटमेंट भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर हम बात करें लास्ट क्वेश्चन की 10th क्वेश्चन, तो ये कहता है अमलगमेशन ऑफ कंपनी इज गवर्न्ड बाय AS 13। तो गलत है भाई, अमलगमेशन AS 14 के थ्रू गवर्न किया जाता है। तो ये आपके थे 10 ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन, मैंने विथ रीजनिंग आपको बता दिया है एंड आपके सामने आपके इस नोट्स पर इसके आंसर्स भी गिवन हैं। तो आप वीडियोस को पॉज करके एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस लिखकर आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर MCQs को लेकर, जहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होंगे 4, आपको उसमें से आंसर्स सेलेक्ट करने होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। स्टे ट्यून, बने रहिए अगले वीडियो के लिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।